नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह पहले हम अपने चैप्टर को जानेंगे। हमारा चैप्टर क्या है बच्चे? बोर्ड पर देखिए सभी लोग, कृषि, एग्रीकल्चर। तो चलिए बच्चे, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए और वर्तमान समय में क्या क्या कमियां रही। क्लियर है? चलिए बच्चे, हमारा जो अगला और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बच्चे खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा बच्चे, खाद्य का मतलब होता है खाने वाली फसलें, खाने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं बच्चे? खाद्य कहते हैं। तो देख सकते हैं बोर्ड पर हमारा चैप्टर क्या है बच्चे? खाद्य सुरक्षा। तो चलिए जरा खाद्य सुरक्षा को समझते हैं और सीखते हैं। ये बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि भोजन किसी भी देश की, चाहे वो भारत हो या कोई भी देश हो या कोई भी व्यक्ति हो, एक आधारभूत आवश्यकता है। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है। भोजन क्या है बच्चे? एक आधारभूत आवश्यकता है। तो हमने ये देखा कि भोजन एक आधारभूत क्या है? आवश्यकता है। यानी आधारभूत का मतलब है बच्चे जो बेसिक नीड्स हो, सबको जरूरत हो, बिना भोजन के कोई नहीं रह सकता। तो हमें याद रखना है बच्चे कि भोजन क्या है? सभी की क्या है? एक आधारभूत आवश्यकता है। और प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिले कि उनका न्यूनतम पोषण स्तर बना रहे। याद रखिएगा कि प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिले बच्चे, याद रखना है हमें कि प्रत्येक नागरिक का न्यूनतम पोषण स्तर, न्यूनतम पोषण स्तर बने रहे, ऐसे सोचिए बच्चे, बना रहे, ऐसा भोजन मिले, ऐसा भोजन मिले। तो इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि कोई भी नागरिक हो, प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए कि उसका न्यूनतम पोषण स्तर बना रहे। न्यूनतम मतलब बच्चे कम से कम, पोषण का मतलब है उसके शरीर के हिसाब से। तो याद रखिएगा कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना ही चाहिए जिससे उसका न्यूनतम पोषण स्तर, कम से कम का पोषण स्तर क्या रहे बच्चे? बने रहे। क्लियर है? ताकि उसका स्वास्थ्य सही रहे, उसके स्वास्थ्य में कोई बिगड़ नहीं हो। क्लियर ना बच्चे? एक बात याद रखिएगा कि यदि जनसंख्या के किसी भाग को, एक बात याद रखिएगा कि मैंने अभी क्या कहा है आपको कि प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम भोजन स्तर, न्यूनतम पोषण स्तर वाला भोजन मिलना चाहिए। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि यदि जनसंख्या के किसी भाग को अगर ऐसा भोजन नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि वो खाद्य सुरक्षा से क्या है? वंचित है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि यदि किसी को नहीं मिला तो, यदि नहीं मिला तो वह क्या है बच्चे? खाद्य सुरक्षा से वंचित है। वंचित का मतलब है इससे बाहर है, उसे नहीं मिला। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा, यदि जनसंख्या के किसी भाग को, किसी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को अगर ऐसा भोजन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो खाद्य सुरक्षा से क्या है? वंचित है, अलग है, उससे छूटा हुआ है बच्चे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि देश के कुछ प्रदेश जो हैं आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्य हैं। हम इन्हें निर्धनता यहां कहते हैं कि निर्धनता भी क्या है? अधिक है। निर्धनता अधिक है बच्चे, इसलिए वहां पर क्या है? पॉपुलेशन भी अधिक है, जनसंख्या भी अधिक है, और जनसंख्या से अधिक होने के कारण वहां पर भी खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। तो हमें याद रखना है बच्चे कि कुछ राज्य, भारत में कुछ राज्य जो हैं आर्थिक रूप से कम विकसित हैं। तो हमने ये देखा कि भारत में कुछ राज्य क्या हैं? आर्थिक रूप से कम विकसित हैं। और अगर आर्थिक रूप से कम विकसित है, इसका मतलब है वहां पर निर्धनता क्या है बच्चे? ज्यादा है। और निर्धनता ज्यादा है, इसका मतलब है आबादी को भोजन नहीं है। आबादी को भोजन क्या है बच्चे? उस तुलना में नहीं है। और अगर आबादी को भोजन नहीं है, इसका मतलब है कि वहां पर भी खाद्य सुरक्षा
नहीं है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत के कुछ वैसे भी राज्य हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही क्या बच्चे पिछड़े हैं या कम विकसित हैं। कम विकसित होने के कारण वहां पर निर्धनता क्या है, ज्यादा है, और निर्धनता ज्यादा होने के से अगर तुलना किया जाएगा बच्चे तो वहां पर आबादी के एक भाग को भोजन नहीं मिल पाता। और अगर तुलनात्मक रूप से आबादी को भोजन नहीं मिल पाता, इसका मतलब है कि वहां पर भी खाद्य सुरक्षा नहीं है, वहां के लोग भी खाद्य सुरक्षा से क्या है बच्चे, वंचित हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, तो सुदूर क्षेत्रों में अगर आप दूर दूर क्षेत्रों में देखें तो सुदूर क्षेत्रों में भी देखा जाता है बच्चे कि वहां प्राकृतिक आपदा आती है, अनिश्चित खाद्य आपूर्ति है। इसका मतलब है कि वहां के लोगों को भी खाद्य की सुरक्षा नहीं है। इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि सुदूरवर्ती राज्य यानी वैसे राज्य जो काफी दूर हो, वहां प्राकृतिक आपदाएं आती हो, अनिश्चित रूप से लोगों को खाद्य आपूर्ति मिलती है, इसका मतलब है कि वहां पर भी खाद्य सुरक्षा क्या है बच्चे, प्राप्त नहीं है। इसका मतलब क्या है कि खाद्य सुरक्षा कहीं ना कहीं एक ऐसा संकट है जहां पर पॉपुलेशन अधिक है तो भी हो, जहां प्राकृतिक आपदाएं हैं वहां भी खाद्य सुरक्षा की हमें बात करनी पड़ती है। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि भारत में सभी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पहले मैं इसे मिटा दूं बच्चे, आप वीडियो पॉज करके सारी बातों को लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अभी हमने ये समझा कि कैसे कैसे क्षेत्र हैं जहां पर खाद्य सुरक्षा नहीं है। अब याद रखिएगा कि सरकार ने सभी को खाद्य सुरक्षा देने के लिए, एक बात याद रखिएगा बच्चे कि सरकार ने सभी को खाद्य सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। याद रखिएगा कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। ये इसलिए रचना की है बच्चे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की ताकि भारत के सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल सके, चाहे वो कम विकसित राज्य हो या सुदूर राज्य हो या प्राकृतिक आपदा वाले राज्य हो या अधिक जनसंख्या वाले राज्य हो। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को एक न्यूनतम पोषण स्तर तक भोजन देना है, उन्हें भी खाद्य सुरक्षा में लाना है। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया है बच्चे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की क्या की है, रचना की है। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है और इसके दो घटक हैं, हमें समझना है कि इसके वो कौन से दो घटक हैं। याद रखिएगा बच्चे कि इस प्रणाली के कितने घटक हैं, तो इसके दो घटक हैं, प्रकार हैं या दो इसके कारक हैं। जरा सीखते हैं कि इसके दो घटक क्या हैं। तो पहले हम पहले घटक की बात करेंगे। याद रखिएगा बच्चे पहला घटक है बफर स्टॉक। क्या है पहला घटक? बफर स्टॉक। बच्चे बफर स्टॉक को आप नहीं समझ पाए होंगे तो साधारण भाषा में समझिए भंडारण। इसका मतलब है कि भारत सरकार पहले अनाज का क्या करेगी, बड़े पैमाने पर भंडारण करेगी, बफर स्टॉक तैयार करेगी ताकि जहां पर अनाज की उपलब्धता नहीं है वहां लोगों को क्या करे, अनाज की उपलब्धता कराएं। क्लियर है? और दूसरा घटक है बच्चे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दूसरा घटक क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। शायद आप ये भी नहीं समझ पाए होंगे तो मैं आपकी बोलचाल में समझा देता हूं बच्चे। आप इसे कोटा या राशन कहते हैं, कोटा कहते हैं या राशन कहते हैं। वो कहते हैं ना राशन कार्ड मिल रहा है, राशन मिलेगा, कोटा मिलेगा। तो याद रखिएगा सभी बच्चे कि भारत सरकार ने सभी को खाद्य सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की स्थापना की है। इसके दो घटक हैं। पहले घटक का नाम है बफर स्टॉक यानी बड़े पैमाने पर भंडारण कीजिए, और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कोटा और राशन बनाइए, जिससे क्या होगा कि इससे करने से बच्चे क्या होगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं या वैसे लोग जो राशन तक जिनकी पहुंच नहीं है वहां तक सरकार की पहुंच होगी और उनको भी खाद्य सुरक्षा दी जाएगी। याद रखिएगा बच्चे कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम है ये कार्यक्रम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र दोनों में है। तो हमने देखा कि ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये कहां पर भी है बच्चे, ये ग्रामीण क्षेत्र में भी है एवं शहरी क्षेत्र में भी है। तो हमने देखा
कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्र में भी है, और क्या करता है, ये सस्ते दर पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। क्या करते हैं बच्चे हम इसमें, सस्ते दर पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। आप समझ भी रहे होंगे बच्चे, देखते हैं राशन कार्ड में, कोटा में हम जाते हैं तो हमें सस्ते दर पे खाद्य पदार्थ मिलते हैं। तो हमने देख भी लिया बच्चे कि भारत सरकार क्या करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सस्ते दर पे खाद्य पदार्थ क्या कराती है, उपलब्ध कराती है, ताकि लोगों को खाद्य पदार्थ की कमी नहीं हो, उन्हें खाद्य पदार्थ मिलते जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज क्लियर करना है बच्चे कि ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो नीति बनी हुई है, इसका खाद्य सुरक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि ऐसा अनाज दें कि लोग उसे खरीद सकें, यानी कम कीमत वाला अनाज दे ताकि लोग उसे खरीद सकें, ऐसा भी अनाज न दे कि लोग उसे खरीद न सके। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो याद रखिएगा कि इस नीति का उद्देश्य क्या है, इस नीति का उद्देश्य है कम कीमत का अनाज दें, कम कीमत का अनाज दें ताकि लोग खरीद सकें। याद रखिएगा आप सभी बच्चे, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि राष्ट्रीय जो हमारी खाद्य सुरक्षा नीति है, उस नीति का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि लोगों को खरीद सकने योग्य कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। यानी खरीद सकने योग्य कीमत पर, यानी जब हम कम कीमत पर अनाज देंगे तो लोग आराम से इस अनाज को क्या कर पाएंगे, खरीद लेंगे, तभी तो खाद्य की सुरक्षा होगी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बच्चे, अब इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, मैंने कहा था ना कि वो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम सहायकी मूल्य पर अनाज ले लेती थी। तो याद रखिएगा कि बस केंद्र सरकार ने क्या किया कि चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी क्या किया, निर्धारित किया। इस बात को याद रखिएगा कि चावल और गेहूं, ये किसने बच्चे, केंद्र ने, केंद्र सरकार ने। हमें याद रखना है कि केंद्र ने चावल एवं गेहूं की अधिक प्राप्ति को, याद रखिएगा बच्चे, ये दोनों खाद्यान्न है, चावल एवं गेहूं। क्लियर है बच्चे? चावल एवं गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए, ज्यादा प्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित किया। अधिक प्राप्ति को न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित किया। मूल्य को क्या किया बच्चे, निर्धारित किया। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। इससे क्या हुआ कि भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा गेहूं और अनाज मिला, तभी तो वो उसका भंडारण कर पाएंगे, बफर स्टॉक तैयार कर पाएंगे, और बफर स्टॉक तैयार करने के बाद ही क्या करेंगे, उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देंगे और खाद्य सुरक्षा नीति को क्या करेंगे बच्चे, प्रभावी बनाएंगे। एक चीज याद रखिएगा कि अनाज की प्राप्ति और भंडारण जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है। क्लियर है? कौन करती है बच्चे? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कि इसका जो भंडारण है, या आप ऐसे कर सकते हैं बच्चे, अनाज की प्राप्ति और भंडारण, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो याद रखिएगा कि इसका भंडारण कौन करता है, तो उसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप इसे एफसीआई भी कहते हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसका जो भंडारण करता है वो कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और हम इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चे, एफसीआई। तो हमने ये भी देखा कि भारत सरकार के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, अनाजों की प्राप्ति करता है और उसका भंडारण करता है। और ये भी हमें याद रखना है बच्चे कि सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल पर भी क्या कर रही है, सहायकी दे रही है, क्योंकि जितने ही वो उर्वरक पर, ऊर्जा पर और सिंचाई के जल पर सहायकी देगी तो उत्पादन लागत किसानों की घटेगी, और ज्यादा उत्पादन होगा तो भंडारण भी ज्यादा होगा और किसानों को भी क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। यहां तक पूरी बात समझ में आई है बच्चे? आप इसको अच्छे से यहां तक सभी पॉइंट देख रहे हैं। चलिए हम अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सरकार ने और क्या क्या काम किए हैं अभी। तो यहां बच्चे हमने देखा कि भारत सरकार ने क्या क्या काम किया है,
और क्या क्या प्रयास उठाए हैं ताकि खाद्य सुरक्षा बनी रहे। यहाँ तक हमने सीखा, ठीक है बच्चे। अब जरा सोचिए कि भारत सरकार ने किया जल और उर्वरक की बात की और सबको ये सुविधा मिला, लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि जल और उर्वरक का बहुत ही अविवेकपूर्ण उपयोग हुआ। याद रखेंगे कि क्या हुआ बच्चे, जल एवं उर्वरक का अविवेकपूर्ण उपयोग हुआ। अविवेकपूर्ण का मतलब है बच्चे बिना दिमाग लगाए हुए, बिना किसी प्लानिंग के अविवेकपूर्ण आपने क्या किया, उसका उपयोग किया। अब बच्चे जरा सोचिए कि अगर ज्यादा से ज्यादा जल का उपयोग करेंगे, इसका मतलब है कि जमीन जो है या मिट्टी जल में भींगी रहेगी, जल में डूबी रहेगी। तो बच्चे उसके लिए जो शब्द है उसे जो हम शब्द यूज करते हैं उसे कहते हैं जलाक्रांतता। क्या कहते हैं बच्चे, जलाक्रांतता। याद रखिएगा कि जलाक्रांतता का मतलब है जल में डूबा रहना। तो हमने इतनी ज्यादा सिंचाई की कि मिट्टी में हमेशा पानी बना रहा, इसी को क्या कहा गया, जलाक्रांतता। बच्चे याद रखिएगा जरूरत से ज्यादा पानी देने से मिट्टी की लवणता क्या हो गई, बढ़ गई। तो हमने देखा कि मिट्टी की लवणता भी बढ़ी और मिट्टी क्या हो गई, अम्लीय हो गई। समझ में आया बच्चे। तो हमने देखा कि मिट्टी की लवणता बढ़ गई, मिट्टी में ज्यादा क्या रहा, पानी रहा। उसके बाद बच्चे याद रखिएगा कि जो मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं मिट्टी में, वो अधिक पानी देने के कारण वो भी क्या हो गए, कम हो गए। तो हमने देखा कि भारत सरकार ने जल और उर्वरक के जो इनको फायदा दिया, उसके अविवेकपूर्ण उपयोग से हमने पूरी मिट्टी में जलाक्रांतता कर ली, जल में डुबा दिया, लवणता भी बढ़ी और उसके साथ हमने ये भी देखा है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्या हो गई, कमी की समस्या हो गई। अच्छा एक चीज और केयर कीजिएगा बच्चे, जैसा मैंने आपको सिखाया था कि भारत सरकार ने क्या किया था कि चावल और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए थे। तो क्या हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के कारण किसानों ने क्या किया, चावल और गेहूं के उपज पर ही अपना ध्यान रखा और बाकी फसलों के पर अपने ध्यान को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिससे दूसरे फसल भी क्या हुए, प्रभावी हुए और उसका उत्पादन भी प्रभावी हुआ। इसका मतलब है कि किसानों ने क्या किया, चावल और गेहूं ज्यादा उपजाने लगे। इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि चावल एवं गेहूं ज्यादा उपजाया गया। अभी मैंने बताया ना आपको, न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण और दूसरे फसलों की क्या हो गई, अनदेखी हो गई। जैसे बच्चे आप इन दो राज्यों में देखिएगा, पंजाब और हरियाणा में, तो याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर बता रहा हूं बच्चे कि कुछ वर्षों में पंजाब हरियाणा में भी चावल क्या हो गई है, एक प्रमुख फसल हो गई है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की वजह से चावल और गेहूं को क्या हुआ, ज्यादा उपजाया जाने लगा। और बच्चे हमने ये भी देखा कि दूसरी फसलों की क्या हुई, अनदेखी हुई, जिसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। अच्छा यहां पर केयर कीजिएगा कि उपभोक्ता को दो वर्गों में बांटा गया। यहां पर हमें यह भी देखना है बच्चे कि उपभोक्ता किस में बट गए, दो वर्ग में बटे। इसका मतलब है कि उपभोक्ता यानी जो कस्टमर थे वो क्या हुए, दो वर्गों में बांटा है। अब जरा देखते हैं कि वो दो वर्ग क्या हैं उपभोक्ता के। तो बच्चे एक को क्या कहा गया, गरीबी रेखा से ऊपर। एक को क्या कहा गया, गरीबी रेखा से ऊपर, यानी जो एक वर्ग है बच्चे वो गरीबी रेखा से क्या है, ऊपर है। तो दूसरा वर्ग क्या होगा, सोचो बच्चे, सिंपल सी बात है कि अगर एक वर्ग गरीबी रेखा से ऊपर है तो फिर दूसरा वर्ग क्या है, गरीबी रेखा से नीचे होगा। तो इस तरीके से देखा गया कि उपभोक्ता दो वर्ग में बंट गए, एक हो गया क्या, गरीबी से रेखा से ऊपर और दूसरे क्या हो गए, गरीबी रेखा से नीचे। और याद रखिएगा बच्चे इन दोनों वर्गों के लिए क्या थी, कीमतें अलग अलग थी। यहां पर हमें इस बात केयर करना है बच्चे कि इनके लिए कीमत क्या थी, अलग अलग थी। कीमत क्या थी बच्चे, अलग अलग थी।
यानी जो ज़्यादा कीमत दे सकता था उसे गरीबी रेखा से ऊपर रखा गया और उसे वही अनाज दिया गया। जो अनाज की कीमत कम दे सकते थे उनको गरीबी रेखा से नीचे रखा गया और उन्हें सस्ते दर पे क्या दिया गया, अनाज दिया गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ केयर कीजिए, जो गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे ये अनाज की कीमत पर ही तो हो रही थी। तो बच्चे क्या होता था कि जो गरीबी रेखा से ऊपर के किसान थे, अगर किसी वर्ष उनकी फसल खराब हो जाती थी, पैदावार नहीं होता था, उत्पादन नहीं होता था, इसका मतलब वो खुद गरीबी रेखा से फिर नीचे आ जाते थे। इसका मतलब है गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे आने जाने की दर बहुत तेज रही, जिससे वजह से ये चीज़ें भी सही से साकार नहीं हो पाई, क्योंकि जो गरीबी रेखा से ऊपर है वो कभी गरीबी रेखा से नीचे आ जाते थे। अब इसके कारण क्या हुआ कि गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उन्हें भी क्या हुई, परेशानी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके संसाधनों में कमी आएगी। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा बच्चे कि यदि सरकार ने क्या किया कि उपयुक्त को ऋण की सुविधा तो दी, लेकिन हमें एक चीज़ केयर करना है कि बहुत लोग जो थे इस गरीब लोग इससे बाहर हो गए। याद रखिएगा कि गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे की बात तो की गई, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे गरीब लोग थे जिन्हें इनका फायदा नहीं पहुंचा। वो इस क्राइटेरिया से, इस वर्ग से क्या रहे बच्चे, बाहर रहे। क्लियर है? अच्छा, अब याद रखिएगा कि यदि सरकार दोनों को ऋण की सुविधा दे, मतलब कर्ज की सुविधा दे, बच्चे नई प्रौद्योगिकी देती है, तो जिला और ब्लॉक स्तर को खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि यदि सरकार मान लीजिए इन लोगों को जो गरीबी रेखा से ऊपर है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, अगर मान लीजिए इन्हें ऋण की सुविधा दे दे, क्लियर है, और नई प्रौद्योगिकी की सुविधा दे दे, तो कहीं ना कहीं इनका क्या होगा कि जो जिला या ब्लॉक स्तर पर जो लोग हैं या जो किसान हैं वो खाद्यान्न में क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे। क्लियर है बच्चे? उन्हें सिंचाई दिया जाए, सिंचाई की व्यवस्था दे दी जाए, बिजली दे दी जाए, बिजली की व्यवस्था कर दी जाए। तो बच्चे जरा सोचिए कि सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, बिजली की व्यवस्था हो जाए, ऋण की सुविधा हो जाए, तो कहीं ना कहीं उत्पादन भी तो बढ़ेगा। और बच्चे याद रखिएगा, जितनी तेजी से उत्पादन बढ़ेगा उतनी ही तेजी से आय भी बढ़ेगा, और आय बढ़ेगी तो जाहिर है कि रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। और याद रखिए, अगर रोजगार का अवसर बढ़ेगा बच्चे, तो गरीबी कहीं ना कहीं कम होगी, और गरीबी कम होगी तो जाहिर है कि हमें ही निचले स्तर को फायदा होगा। यानी गरीबी रेखा से जो लोग नीचे हैं कम से कम वो तो ऊपर की ओर उठेंगे। इसका मतलब है कि इन प्रयासों से गरीबी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिएगा कि खाद्य फसलों की कृषि का स्थान आज अगर देखा जाए बच्चे ध्यान से, तो ये देखा गया है कि जो खाद्य फसलों की कृषि का स्थान है आज बागवानी कृषि और औद्योगिक फसल भी ले रही हैं। इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे कि ये देखा गया है कि आज की जो कृषि है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। मतलब जो खाद्य फसल थे, गेहूं चावल जैसे अनाज थे, उसकी जगह पर अब किसान क्या कर रहे हैं कि फलों की सब्जियां कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, फलों की, सब्जियों की, तिलहनों की खेती कर रहे हैं, औद्योगिक फसलों की भी खेती कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि खाद्यान्न फसल में कमी आ रही है। और बच्चे याद रखिए, अगर खाद्यान्न फसल में कमी आ गई तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, क्या हम उन्हें वक्त पे भोजन दे पाएंगे? और बच्चे अगर भोजन नहीं दे पाएंगे तो जाहिर है कि खाद्य सुरक्षा की जो भावना है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि आज ये देखा जा रहा है कि खाद्यान्न फसलों की जगह, हमें याद रखना है बच्चे, खाद्यान्न फसलों की जगह किसान क्या कर रहे हैं, फलों की, सब्जियों, तिलहनों एवं औद्योगिक फसलों की खेती बढ़ी है। कि खेती क्या है बच्चे, बढ़ी है। तो जरा सोचिए बच्चे कि अगर खाद्यान्न फसलों की जगह
फलों की खेती बढ़ेगी, सब्जियों की खेती बढ़ेगी, तिलहन की खेती बढ़ेगी, औद्योगिक फसल की खेती बढ़ेगी। इसका मतलब है कि खाद्यान्न फसल क्या होगी, कमेगी। इसका मतलब है बच्चे सिंपल याद रखना है कि अगर उस सब की खेती बढ़ेगी तो खाद्यान्न की जो मात्रा है वो क्या होगी बच्चे, घटेगी। मैं सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि खाद्यान्न कृषि तो हो नहीं रही है, तो हमने देखा कि खाद्यान्न की मात्रा क्या हो रही है बच्चे, घटेगी। और अगर खाद्यान्न की मात्रा घट गई तो बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य सुरक्षा पर क्या हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। याद रखिए, बढ़ती जनसंख्या है, हम इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि एक तो हमारे क्या है कि खाद्यान्न की मात्रा घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, और जैसे जनसंख्या बढ़ेगी बस फिर खाद्य सुरक्षा पर क्या लग जाएगा बच्चे, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं बच्चे? तो याद रखिएगा कि खाद्यान्न फसल का उत्पादन करना उतना ही जरूरी है जितना हमें खाद्य सुरक्षा चाहिए, क्योंकि जनसंख्या का आकार बहुत है। अगर किसान खाद्यान्न फसल की जगह ऐसी फसलों को लगाएंगे तो सबको भूख बच्चे नहीं मरेगी और खाद्य सुरक्षा नहीं आ पाएगी। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि और भी कारकों से मैंने आपको बताया था कि मृदा का निम्नीकरण भी हो रहा है। तो जो मृदा का निम्नीकरण हो रहा है उससे भी क्या होगा, हमें परेशानी होगी। इस बात को भी सभी बच्चों को याद रखना है कि इसके साथ मृदा का निम्नीकरण भी हो रहा है। मैंने आपको मृदा का निम्नीकरण समझाया है बच्चे पिछली क्लास में, तो याद रखिएगा कि मृदा का निम्नीकरण भी क्या है, हो रहा है। और अगर इसी तरीके से मृदा का निम्नीकरण भी होगा तो फिर बच्चे हमें कहाँ फायदा पहुंचने वाला है, यानी याद रखिएगा कि मिट्टी में भी परेशानी होगी। अच्छा, याद रखिएगा किसानों को मुफ्त बिजली मिलने लगी। तो किसानों को मुफ्त बिजली मिलने से क्या हुआ कि उन्होंने पंप से पानी खींचने की तीव्रता को क्या किया, बढ़ा दिया, क्योंकि बच्चे बिजली मुफ्त मिल रही है। अब उन्होंने क्या किया कि पंप से खूब पानी खींचा और लगे जल सघन फसल उगाने, यानी वैसे फसल उगाने लगे बच्चे जिसमें पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। अब बड़े पैमाने पर जल सघन ये फसल उपजाने लगे। इससे क्या हुआ कि जो भूमिगत पानी था पंप से निकालने को क्या हुआ, प्रोत्साहन तो मिला ही, और धीरे धीरे वहां पानी की मात्राएं क्या हो गई, खत्म हो गई। इससे क्या हुआ कि तालाब या जलाशय या कुएं वगैरह क्या हो गए, वो धीरे धीरे सूख गए। तो इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि किसानों को मुफ्त बिजली मिलने से पंप से हमने खूब पानी खींचा, जल सघन फसलें उगाने लगे, और ये स्थिति हो गई बच्चे कि जो क्षेत्र थे वहां पर कई कुएं और तालाब भी क्या हो गए, सूख गए। अच्छा, याद रखिएगा कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में जैसे पंजाब में चावल उपजाने लगे, क्यों, उसे पानी चाहिए, तो हमने खूब सिंचाई की। तो पंजाब कम वर्षा वाला क्षेत्र था, लेकिन मुफ्त बिजली मिलने से, ज़्यादा सिंचाई करने से पंजाब में चावल उपजाने लगा। उसी तरह बच्चे महाराष्ट्र में गन्ना उपजाने लगे किसान, क्यों, बिजली मुफ्त मिली, उन्होंने ज़मीन से पानी खींचा और गन्ना उपजाया। तो याद रखिएगा कि पंजाब में चावल उपजाने और महाराष्ट्र में गन्ना जैसे फसल को उपजाने के कारण भी कई कुएं और तालाब वहाँ क्या हो गए बच्चे, सूख गए। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की क्षति, पर्यावरण का तो लॉस ही हो रहा है। अच्छा, एक चीज और केयर कीजिएगा कि बड़े किसानों को बिजली मिली, उनके पास पंप था, उन्होंने पैदावार कर ली, लेकिन जो छोटे किसान थे वो कहाँ जाते। इसका मतलब है कि इन चीजों का जो लाभ है वो छोटे किसानों को नहीं मिला। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि बड़े किसानों को तो फायदा मिला पर छोटे किसानों को इसका लाभ नहीं मिला, यानी समाज में बड़े किसान और छोटे किसान जैसे वर्ग बनने लगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि बड़े किसानों के पास भंडारण की भी सुविधा होगी तो उन्होंने उसका भी काम कर लिया, पर छोटे किसानों के पास तो था नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े किसान और छोटे किसान में भी क्या हो गया, विभाजन हुआ। अच्छा, एक चीज और केयर करना है कि ना तो हमारे पास सही से भंडारण की सुविधा भी नहीं है, बाजार की कमी भी है। इससे भी क्या हुआ, कृषि उपजों को लॉस हुआ कि ना तो भंडारण की सुविधा है और बाजार की कमी भी है। और याद रखिएगा, और अगर मान लीजिए कई फसल एक साथ अगर मंडी पहुंच जाते हैं, मान लीजिए बच्चे कि कई फसल एक साथ आकर मंडी पहुंच गए,
तो क्या होगा, कीमत भी गिर जाएगी। क्यों? अब ढेर सारे फसल आ गए। अब यही ढेर सारे फसल आ गए तो लोग अधिक दाम पे क्यों लेंगे। तो जिस किसान को जितनी कीमत मिली उसमें उसने क्या किया, अपने अनाज को बेच दिया। तो याद रखिएगा बच्चे कि भंडारण सुविधा के अभाव में और बाजार की कमी के कारण और ज़्यादा अनाज एक साथ मंडी पहुंच जाने से क्या हुआ, मूल्य भी कम मिला। तो जिससे कहीं ना कहीं किसानों को क्या हुआ बच्चे, नुकसान हुआ। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ तक तो हमने सारा सीख लिया बच्चे। हम अब जरा अपने अगले पॉइंट पर चलेंगे। याद रखिएगा जो हमारा अगला पॉइंट है बच्चे, उसे भी हमें समझना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला पॉइंट है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। जरा सीखते हैं बच्चे कि इस वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ तक आप पूरी बात समझ चुके हैं अच्छे से? बच्चे वीडियो पॉज करके आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए सीखते हैं। याद रखेंगे बच्चे, हमारा अगला पॉइंट है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। क्लियर है बच्चे? मैंने आपको वैश्वीकरण सिखा दिया है, याद रखिएगा। मैं फिर से आपको एक बार समझा दूं। अगर कोई देश का बाजार दूसरे देशों के लिए भी खोल दिया जाए तो, और दूसरे देश के बाजार से जोड़ दिया जाए तो इसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो याद रखना है कि हमें ये देखना है कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। एक बात याद रखिएगा बच्चे, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप प्राचीन भारत में चले जाएं तो प्राचीन भारत में भी क्या हुआ था कि दक्षिण एशिया से, भारत से, दक्षिण पूर्व एशिया से बड़े पैमाने पर मसालों का क्या होता था, व्यापार होता था। व्यापारी यहाँ आते थे और मसाले को लेकर जाते थे मध्य एशिया वगैरह और यूरोप में बेचते थे। यही चीज़ वक्त के साथ आगे बढ़ता रहा बच्चे, और मसालों के व्यापार से भारत क्या हुआ था, सोने की चिड़िया भी बन गया था। क्यों? क्योंकि वो मसाला ले जाते थे और उसके बदले में कीमती धातु सोने और चांदी दे जाते थे। तो याद रखिएगा बच्चे, उस मसाला बाजार ने व्यापार ने जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, आज भी गर्म मसाले हमारे मुख्य निर्यात हैं। तो इस बात को हमें याद रखना है कि भारत में जो गर्म मसाले हैं, मसाले आज भी मुख्य निर्यात हैं हमारे। क्या हैं बच्चे? ये आज भी हमारे मुख्य निर्यात हैं। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि गर्म मसाले जो हैं आज भी हमारे क्या है, मुख्य निर्यात हैं। हम अच्छे से गर्म मसालों का निर्यात करते हैं। एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि 1990 के बाद जब वैश्वीकरण हुई थी तो किसानों को नई चुनौतियां मिली। हमें इस बात को भी जानना है बच्चे कि 1990 के बाद किसानों को नई चुनौतियां मिली। किसानों को नई चुनौतियां मिली। तो हमें समझना है कि ऐसा क्या हो गया कि 1990 के बाद जब वैश्वीकरण हुई थी तो किसानों को क्या नई चुनौतियां मिली। सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे कि रोपण कृषि के बावजूद भी हम प्रतिस्पर्धा में सक्षम नहीं थे। याद रखिएगा कि भारत में बड़े पैमाने पर रोपण कृषि हो रही है। क्या हो रही है? रोपण कृषि हो रही है, जिसका सारा कच्चा माल कहाँ जाता है बच्चे? उद्योग में। लेकिन रोपण कृषि के बावजूद, आप जरा सोचिए बच्चे कि रोपण कृषि के बावजूद भी हम जो है हम स्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, या हम स्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। इस बात को सभी बच्चे आप याद रखेंगे कि हम प्रतिस्पर्धा करने में क्या है बच्चे, सक्षम नहीं हैं। रोपण कृषि के बावजूद भी, यानी औद्योगिक फसल के उपजाने के बाद भी, उद्योगों के लिए फसल उपजाने के बाद भी ये देखा गया है कि भारत की जो फसल है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लायक या सक्षम नहीं है। कि अब अच्छा इसको सीखिए। फिर बच्चे याद रखिएगा कि अगर इन चीज़ों को दूर करना है तो सबसे पहले हमें क्या है, छोटे किसानों की स्थिति को सुधारना होगा। छोटे किसानों की स्थिति को सुधारना होगा। मैंने कहा था ना बच्चे अभी आपको कि बड़े किसानों को फायदा हुआ, छोटे किसानों को फायदा नहीं हुआ। तो अगर वैश्वीकरण में हमें देखना है तो इसका मतलब है कि हमें छोटे किसानों की स्थिति को क्या होगा, सुधारना होगा। और याद रखिए कि हरित क्रांति भी क्या है, कई विवादों में घिरी है। इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि हरित क्रांति भी जो है हमारे यहाँ
कई विवादों में घिर गई। हरित क्रांति भी कई विवादों में घिरी है। जैसा मैंने आपको कहा था ना बच्चे कि ज़रूरत के से ज़्यादा सिंचाई करने से मिट्टी में जलाक्रांत हुई, मिट्टी में लवणता बढ़ी, मिट्टी खराब हुई, वैसे फसलों को हमने ज़्यादा उपजा दिया जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य था। बड़े किसान फ़ायदा उठा पाए, छोटे किसान फ़ायदा नहीं उठा पाए, और हरित क्रांति कुछ क्षेत्र तक ही सीमित थी, इसलिए इसका लाभ सबको नहीं मिला। तो याद रखना है बच्चे कि हमने ये भी देखा कि हरित क्रांति भी कई विवादों में घिरी थी। अच्छा, आजकल बच्चे हम जिन क्रांति का शब्द यूज करते हैं, जिन क्रांति का मतलब है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है। याद रखिएगा कि आज हम फिर किसका उपयोग करते हैं कृषि में? जिन क्रांति का प्रयोग। बच्चे जिन क्रांति का प्रयोग का मतलब होता है कि जो हमारे पास बीज हैं उसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, और उत्तम किस्म के बीज को विकसित करते हैं, या कम समय में ज़्यादा उत्पादकता देने वाली बीज बनाते हैं, या कम पानी लेकर ज़्यादा उत्पादकता बनाने वाली बीज के रूप में हम डेवलप करें। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा बच्चे, कार्बनिक कृषि का भी आज अधिक प्रचलन है। तो हमने ये भी देखा कि आज किसका ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है? कार्बनिक कृषि का। तो याद रखेंगे बच्चे कि कार्बनिक कृषि का भी प्रचलन है, का भी क्या है? आज प्रचलन है। बच्चे कार्बनिक कृषि का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरीके के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होगा। याद रखिएगा कि कार्बनिक कृषि में किसी भी तरीके के रसायन या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता। इससे क्या होता है कि हमारे भोजन में केमिकल वाली चीज़ें नहीं होती और कहीं ना कहीं अनाज जो है शुद्ध होता है। तो हम देख रहे हैं कि आजकल जो है कार्बनिक पदार्थों का भी या कार्बनिक कृषि का भी क्या हो रहा है बच्चे? प्रचलन हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखिएगा कि जनसंख्या के कारण जोत का आकार भी क्या हो रहा था बच्चे? छोटा हो रहा था। अच्छा, अब जरा सोचिए कि जनसंख्या के कारण अगर जोत छोटा है तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ खाद्यान्न ही उपजा पाएंगे। तो क्या सिर्फ खाद्यान्न उपजाना ही सही है? अन्य फसल भी तो उपजाना है। याद रखिएगा बच्चे कि भारत में 60 करोड़ लोग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। याद रखिएगा बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूं कि जनसंख्या के आकार बढ़ने के कारण जोत का आकार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर जोत का आकार कम हो रहा है तो आप क्या उपजा पाएंगे? सिर्फ खाद्यान्न फसल। लेकिन क्या सिर्फ खाद्यान्न फसल ही उपजाना सही है? दूसरी फसल करेंगे तभी तो आय बढ़ेगी। तो और दूसरी बात क्या है बच्चे कि भारत में 60 करोड़ लोग आज भी 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। यानी लगभग बच्चे एक के पास जो है 60 करोड़ लोग अगर 25 करोड़ हेक्टेयर पर अगर निर्भर है, इसका मतलब हो गया कि एक छोटे से जमीन पर ही 3 लोग आ गए। अगर आप इसे मल्टीपल करके देखेंगे बच्चे तो ये 3 गुना भार ज़्यादा है जमीन पर। समझ सकते हैं आप? अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमें किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए। सस्यावर्तन करना चाहिए बच्चे। सस्यावर्तन का मतलब है फसल को बदल बदल कर लगाना चाहिए। अगर किसान फसल को बदल बदल कर लगाएंगे, सस्यावर्तन करेंगे। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि क्या करना चाहिए किसानों को? सस्यावर्तन। सस्यावर्तन का मतलब है बच्चे फसल बदल कर लगाना, फसल बदल कर लगाना। तो अगर आप फसलों को बदल कर लगाते हैं तो उससे भी क्या होगा? आपको फायदा होगा। कहीं ना कहीं सस्या आवर्तन से भी आपको फायदा होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप कीमती फसलें अगर ज़्यादा उपजाएंगे तो इससे भी क्या होगा? आपको फायदा पहुंचेगा। तो कीमती फसलें भी हमें उगानी चाहिए। पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। अगर हम ऐसे कदमों को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे जो पर्यावरण में निम्नीकरण हो रही है, पर्यावरण का जो लॉस हो रहा है, उसमें भी क्या होगी? उसमें भी कमी आएगी। अच्छा, फल उपजाइए, फूल उपजाइए। जट्रोफा बच्चे, जट्रोफा को हम बायोडीजल कहते हैं। बीज होती है, उससे डीजल बनाने का विकल्प है बच्चे, इससे गाड़ियाँ चलती हैं। तो फल उपजाना है, फूल उपजाना है, जट्रोफा उपजाइए, औषधीय पौधे उपजाइए। अगर आप ऐसे भी पौधे उपजाते हैं तो इससे भी क्या होगा? आपको बहुत ही फायदा होगा। और याद रखिएगा बच्चे कि जैसे फल, फूल, जट्रोफा, औषधि पौधे ऐसे पौधे हैं कि अगर आप कम सिंचाई करेंगे
तब भी ये उगेंगे, यानी अच्छे से उपज देंगे। इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, ये कम सिंचाई में भी हो सकते हैं। तो पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देखिए किस तरीके से कृषि क्षेत्र को हम वैश्वीकरण में क्या लाभ ले रहे हैं और किस तरीके से हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं और भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।